आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत के मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ की बैठक। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने संसद में चर्चा की उठाई मांग। असम चुनाव को लेकर झारखंड में गरमाई सियासत। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने प्रेस वार्ता कर दिया बड़ा बयान। असम चुनाव में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पर चर्चा जारी। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। गिरिडीह में नगर विकास मंत्री ने जल सहियों का बढ़ाया मान। जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सहिया को किया सम्मानित। और सिमडेगा पुलिस ने 227 प्रतिबंधित पशु किए बरामद। 16 तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आगाज करेंगे झारखंड की अहम और बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के बदलते हालात को देखते हुए पेट्रोलियम, क्रूड, गैस, बिजली और फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़े हालात की समीक्षा करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। इस पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने प्रेस वार्ता कर अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा होनी चाहिए। होना चाहिए, लेकिन मैं तो चाहूँगी कि ये बैठक पक्ष विपक्ष दोनों के बीच होना चाहिए। सांसदों के साथ भी बैठक होनी चाहिए। अभी पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ इस पर बहस होनी चाहिए ताकि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए सांसद अपनी अपनी राय रख सके। कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उससे कैसे निपटा जाए, इस पर भी बात हो सके। क्योंकि ये संकट की घड़ी है। लग रहा था कि युद्ध रुक जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन अब तो ये आप देख रहे हैं कि परमाणु युद्ध के कगार पे है और स्थिति विकट होती जा रही है। ऐसे में देश में घबराहट है और एलपीजी गैस में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, पेट्रोल में कतारें लग रही हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मीटिंग की है ये अच्छी बात है, इसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप सांसदों के साथ भी मीटिंग करें और दोनों लोकसभा राज्यसभा में इस पर बहस करें, माने इस पर बातचीत हो, लोग अपनी अपनी राय रखें। ऑल पार्टी मीटिंग भी रखनी चाहिए और मुझे लगता है इस पर एक सेशन भी रखना चाहिए कि लोग इस पर बात करें, अपनी राय दें कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये पूरे देश का संकट है, सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है। और सत्ता पक्ष भले ही ये कहे कि शॉर्टेज नहीं है, लेकिन एलपीजी गैस की कीमत का बढ़ना और हर जगह जिस तरह से स्थिति है उसके कारण संकट तो है, ये तो साफ दिख रहा है। और इससे निपटने के लिए असम चुनाव को लेकर सियासी तस्वीर लगातार बदल रही है। जेएमएम के चुनाव लड़ने के फैसले पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने संतुलित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक आपसी फैसला है और दोनों पार्टियों की अपनी अपनी मजबूरियां और लक्ष्य हैं। साफ है कि गठबंधन की संभावनाओं के बीच अब दोनों दल अलग अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। देखिए, सबका अपना अपना कैडर बेस है और बातचीत के लिए हमारे प्रभारी आदरणीय और जितेंद्र सिंह जी और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जी, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात की थी और बहुत सारी चीज़ें उस संदर्भ में बात हुई। और फिर सबकी अपनी अपनी मजबूरी है और माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि हमारा बेस बढ़े और उस निमित्त उन्होंने वहाँ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और हम लोगों का वहाँ पहले से जनाधार है, तो और जो सिंबल चाहने वाले लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनमें नाराजगी उत्पन्न हो रही होगी। तो हम समझते हैं कि इन सारी बातों के मद्देनजर दोनों नेताओं ने बात की और दोनों नेताओं ने मिलकर के फैसला लिया है कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और हम समझते हैं कि हम लोग बेहतर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आसाम में हमारी सरकार बनने जा रही है और जो हम लोगों का गठबंधन है वहाँ यहाँ पर है। और असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर झारखंड कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हम लोगों ने एका का प्रयास किया था। कांग्रेस बहुत ही संजीदगी के साथ चाहती थी कि हम गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ें और कांग्रेस ने इसके लिए पहल भी किया।
असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई साहब भी झारखंड आए थे। उनके साथ असम के प्रभारी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह भी थे और माननीय मुख्यमंत्री से जाकर के उन्होंने मुलाकात किया था, सीटों पर बातचीत भी की थी। तो हम तो चाहते थे कि गठबंधन के अंदर एक मजबूत गठबंधन हो और व्यापकता के आधार पर हम चुनाव लड़ें, क्योंकि हमारी भी जो मंशा है वो मंशा है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का। तो अब ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कम से कम असम में थोड़ी बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, और चूंकि झारखंड में वो हमारा बड़ा भाई की भूमिका में है, तो असम में थोड़ा बड़ा दिल अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखा देती तो हमें लगता है कि बहुत ही एक मजबूत गठबंधन असम में हम कर पाते, और ऐसे भी असम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना यह तय है। असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर सियासत गर्म है। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि अगर कांग्रेस उन सीटों से अपने उम्मीदवार वापस लेती है जहां जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो वो गठबंधन पर बातचीत पर फिर से विचार कर सकते हैं। ये बयान गठबंधन की संभावनाओं को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। वहां जो सौतेला व्यवहार खास करके आदिवासियों के प्रति होती है, जो शोषण, जो उत्पीड़न आदिवासियों का होता है, उनकी जो लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ने का जिम्मेवारी अब हेमंत सोरेन ने अपने कंधों पर ले ली है। साथ ही जो वहां माइनॉरिटी के लोग हैं और भी जो दलित शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, सभी अब उम्मीद भरी निगाहों से झारखंड मुक्ति मोर्चा को देख रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता विगत कुछ वर्षों में पूरे देश में जिस तरह से उसमें वृद्धि हुई है, आज 12 करोड़ आदिवासी अगर कोई अपना सर्वमान्य नेता मानता है पूरे देश में, पैन इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, तो वो हेमंत सोरेन जी हैं। हम लोगों ने तो प्रयास किया, आखिरी वक्त में जाकर हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा, और अभी भी वक्त नहीं गुजरा। हम लोगों ने जिन सीटों पर घोषणा कर रखी है उन सीटों पर से कांग्रेस अपने उम्मीदवार हटा ले तो मैं समझता हूं बात बन जाएगी। हम गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन और सशक्त होगा, वहां एक सेकुलर गवर्नमेंट की स्थापना हो पाएगी। लेकिन कहीं न कहीं पॉजिटिविटी की कमी दिखाई पड़ती है। गिरिडीह में विश्व जल दिवस के मौके पर एक कार्यशाला से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और गिरिडीह डीसी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली सैया को सम्मानित किया है। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण में सैया दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन की दिशा में हमारी सैया दीदियों को प्रशिक्षित करके ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना से लेकर जल के संरक्षण से लेकर पेयजल के साफ स्वच्छ पेयजल जनता तक मुहैया कराने की दिशा में आपको माध्यम बनाया गया है। विभाग अपने तौर तरीकों और अपने काम से चलते जरूर हैं, मैं यह स्पष्ट मानता हूँ, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि ग्रामीण इलाकों में आज भी मेरे पीड़िताओं के सुदूरवर्ती क्षेत्र में डायरिया की समस्या आती है, और उस डायरिया की समस्या के प्रिवेंशन के लिए जलसैया बहनों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब सरफेस वाटर पानी जो बारिश का है अगर किसी पेयजल स्रोत में जाने लगेगा तो डायरिया होगा, और हमारी जलसैया बहनों पर यह जवाबदेही है कि वो नागरिकों को, ग्रामीणों को इस बात के लिए जागरूक करें कि कुएं की जगह और मुंडेर इतनी ऊंची होनी चाहिए कि पानी बह के न जाए, जिससे कि पानी संक्रमित न हो। अलावे इसके मेरा यह स्पष्ट मानना है कि प्लम्बिंग का काम सामान्य तौर पर पुरुष करते हैं, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि अगर हमारी जलसैया बहनों की इस फोर्स को, इस ताकत को, इस संगठित क्षमता को जल स्रोतों से पेयजलापूर्ति की योजनाओं की छोटी मोटी मरम्मत के काम के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो हमारी जलसैया बहनों को 2 पैसे की आमदनी भी बढ़ेगी और नागरिकों को छोटी तकनीकी कमियों, खराबियों के चलते
पेयजलापूर्ति में आ रही समस्याओं के समाधान में भी निश्चित रूप से सिमडेगा पुलिस ने 227 प्रतिबंधित पशुओं को बरामद करते हुए 16 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय रणवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार सभी लोग उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि पिड़िया पहुंच नवाटोली जो बोलवा थाना अंतर्गत है कुछ जानवरों को लेकर के काफी मात्रा में लोग निकल रहा है। इस घटना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस निरीक्षक कुर्डेग अंचल और किरसई थाना प्रभारी, बोलवा थाना प्रभारी और कुर्डेग से पुलिस टीम को बुलाया गया था और जहां घटना का सत्यापन किया गया। सत्यापन के बाद वहां पाया गया कि 200 वहां गोवंशी पशुओं को ले जाया जा रहा है, जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते 227 गोवंशी पशुओं को जब्त किया गया और उसी में 16 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से जब उनके संबंध में कागजात या वैध कागजों की मांग की गई तो किसी भी तरह का कागज उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया और ना ही उनके जो मालिक हैं उनके बारे में कोई बताया और ना ही कोई मालिक हमारे समक्ष उपस्थित हुआ कि अपने वैध कागजों के साथ। पलामू के हुसैनाबाद थाना इलाके से पुलिस ने एक व्यवसायी के रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले गिरोह का खुलासा किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अपराधी अभी भी फरार है। थाना प्रभारी को मिला था लिखित आवेदन के द्वारा। हुसैनाबाद का एक मार्बल व्यवसायी हैं, उनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके और मैसेज भी डाल के रंगदारी मांगा जा रहा है उनके द्वारा। तो जैसे ही सूचना मिला है उसके हिसाब से एक एफआईआर भी रजिस्टर हुआ है बीएनएस सेक्शंस में और तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम फॉर्म किया गया है और इसमें त्वरित कार्रवाई किए हैं और अनुसंधान के हिसाब से 2 मुख्य अभियुक्त का नाम आया है और उनका नाम है रविशंकर कुमार सिंह और छोटू सिंह जो शोभा हैदरनगर का रहने वाला लड़का है और प्रिंस कुमार उर्फ प्रिंस कुमार मेहता जो लोहरपुरा हैदरनगर का रहने वाले हैं। ये दोनों मुख्य अभियुक्त हैं। इसमें रविशंकर कुमार मेहता हमारा कस्टडी में है, वो जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे अभी। और प्रिंस केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा जल्द ही की जाएगी। फिलहाल सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी निभाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में और किस भूमिका में उनका मॉडल प्रदेश में दिखेगा, ये मुझे लगता है कि समय ही बताएगा। पर मैं मानता हूं कि जो नई सरकार भी बनेगी, उस सरकार भले वो जिसके भी नेतृत्व में वो सरकार बने, उस सरकार में अनुभव मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन जरूर रहेगा। जेडीयू की तरफ से भी कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर बनाया जाए तो जेडीयू से भी बनाया जाए। देखिए, ये गठबंधन के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत चल रही है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। कौन मुख्यमंत्री होगा, किस दल से मुख्यमंत्री होंगे, कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, इन तमाम विषयों को लेकर गठबंधन के 5 दलों के भीतर चर्चाएं ही नहीं, मोटा मोटी सहमति भी बन चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना खड़ी कर दे, पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की सरकार को ही चुनेगी। यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के जो संदेश दिया था, हालांकि पीडीए की आवाज सेकुलर सिद्धांतों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के और लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए जो आह्वान किया था, वही आह्वान देश में होगा, वही आह्वान वेस्ट बंगाल में होगा। और कितनी भी पाबंदियां लगा ले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को वहां पर चुन करके भेजेगी। लेकिन यहाँ की जनता ने
दिल्ली में मंत्री रविंद्र इंद्रजीत सिंह ने शहीदी दिवस के अवसर पर कहा कि आज उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि है और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये वो गलियारा है जहां इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते थे। कभी कभी भगत सिंह जी की यहाँ पेशी होती थी, उनसे जुड़े तथ्यों को हमने संजोया और आज उनके स्टैचू को लगाकर कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि देने का काम किया है। आज उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि है और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा ये वो गलियारा है जहाँ इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते थे। कभी भगत सिंह जी की यहाँ पेशी होती थी, उनसे जुड़े हुए तथ्यों को हमने संजोया और आज उनके स्टैचू को लगाकर कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि देने का काम और पूरे देशवासियों के लिए भी एक प्रामाणिकता से उनकी वो जगह है कि पूरे देश के यहाँ लोग आए, युवा आए, क्योंकि युवाओं की चेतना, युवाओं का एक जोश थे भगत सिंह जी। उन युवाओं के लिए एक ऐसा स्थल दिया गया है जहाँ पर लोग आकर उनके जीवनी को यहाँ पर जान पाएंगे। यहाँ पे एक ऐसा गलियारा बनाया गया है जहाँ पर उनकी कोर्ट लगती थी, चारों तरफ ये प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर रहते थे उस समय के, और प्रयास किया गया है कि वो कोर्ट रूम उस रूप से दिखाई दे जहाँ पर उनकी पेशी होती थी। और आज खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका इनिशिएटिव लिया और ख़ास तौर पर PWD मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जी ने, और इस काम को हम अंजाम दे पाए। तो ये जो कार्य आज हुआ है भगत सिंह जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है और साथ में उन शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि है जो कि इस देश में हमेशा संजोने का काम और इस देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी है तो उनको संजोने का काम आज की दिल्ली की। कासगंज के गंजडुंडवारा इलाके के गणेशपुर गांव में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सपा सांसद देवेश शाक्य, विधायक नादिरा सुल्तान और जिला अध्यक्ष विक्रम यादव शामिल हुए। नेताओं ने लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर सांसद देवेश शाक्य ने कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रम सौहार्द को मजबूत करते हैं। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास मुद्दों पर बात करते हुए रेलवे सुविधाओं में सुधार और ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अपने प्रयासों की जानकारी भी साझा की। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे प्रिय अजीज मित्र असाव भाई ने ईद मिलन समारोह रखा था, उस समारोह में मैं अपने भाइयों से ईद की मुबारकबाद देने आया था। देखिए, ये क्षेत्र विकास से अछूता रहा है और यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर मैं रेल मंत्री जी से मिला और यहाँ पे कोरोना से पूर्व कई गाड़ियाँ चलती थी जो अब जिनका ठहराव अब नहीं होता है, तो उनके संबंध में मैंने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई और रेल मंत्री जी से अनुरोध किया कि जो गाड़ियाँ चाहे जयपुर की हैं, चाहे कलकत्ता की हों, चाहे बॉम्बे की हों, यहाँ से जो डायरेक्ट चलती थी उनको पुनः चालू किया जाए। अभी उसमें टेक्निकल इशू कुछ आ रहे थे, तो मेरी विस्तृत तौर पे वहाँ के जो टेक्निकल अधिकारी हैं भारत सरकार में, उनसे मेरी बात हुई तो उस पर वो काम कर रहे हैं और मैंने कहा है कि इसको किसी भी हालत में रुकना नहीं है, ये बनना बहुत ज़रूरी है और ये मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है। तो उन्होंने वो अपना इंजीनियरों द्वारा जो भी उनका टेक्निकल जो फंस रहा है पेच, उसको ख़त्म करने का प्रयास करके ये पुल जरूर बनेगा। ऐसी मेरी रक्षा मंत्री उनसे रेल मंत्री जी से बात हुई। शाहजहांपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 2467 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन कर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। ये स्कूल ग्राम पंचायत दाऊदपुर उर्फ मुरादगांव विकासखंड भावलखेड़ा में बनाया जाएगा। इस मौके पर सांसद अरुण कुमार सागर, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। निर्माण कार्य यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा, जो एजुकेशन सेक्टर को नई पहचान देगा। सकारात्मक सहयोग जरूर मिले। जहां तक इस गांव का, इस क्षेत्र का सवाल है, श्री वीरेंद्रपाल सिंह जी ने इसी गांव से लगा हुआ गांव, पहले तो नियामतपुर में ये गांव पंचायत शामिल थी, बाद में जब परिसीमन हुआ तो उसके बाद वो अलग हो गई, लेकिन वहाँ पर इंटर कॉलेज बना हुआ है और कृषि विभाग भी, कृषि की पढ़ाई भी उसमें होती है और ख़ास तौर से नियामतपुर में अंग्रेजी शिक्षा की भी व्यवस्था है, जिससे लोग ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि हमारा डेवलपमेंट बच्चों की का अंग्रेजी भाषा से ज़्यादा तीव्र गति से और ज़्यादा जल्दी हो सकता है।
तो हर तरह से व्यवस्था इस क्षेत्र में की गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व सांसद और किसान संगठन आमने सामने आ गए हैं। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बैनर तले मंडावर थाना इलाके की चंदक मंडी समिति में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। से है खिरनी गांव की जमीन का। आज पंचायत हमने इसलिए बुलाई कि जिस दिन से ये प्रकरण हुआ, पहले दिन से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें प्रशासन पे विश्वास है, प्रशासन कागज देख ले और वो जांच कर ले, अगर हमारे पक्ष में है तो हमारे पक्ष में हो जाएगी। लेकिन एक राजा साहब यहाँ रहते, फर्जी राजा एक घूमते रहते जनपद के अंदर, वो हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। वो फर्जी राजा साहब ये भूल गए कि जब से इस देश के अंदर लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र जब से आया तो अंबेडकर साहब ने कानून में लिखा कि अबजा कोई रानी अपने पेट से राजा पैदा नहीं करेगी। तो एक राजा साहब आ गए, वो इस मुकालते में घूम रहे हैं इस जनपद के अंदर गंदगी फैलाते हुए कि कानून अभी भी हमारे किले के अंदर ही छपता है। तो हम उनका वो वहम निकालने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कानून किले में नहीं छपता, वो दौर चला गया। कानून जो कानून है, कानून अपना काम करेगा और जमीन जिसकी है, जिसके नाम है, जिसके पास तथ्य होंगे, जिसके पास पेपर होंगे, जमीन भी उसकी रहेगी और गन्ना भी उसका रहेगा। राजशाही के बहन में या सत्ता के नशे में पागल होकर के किसी की जमीन अगर छीनने का काम करोगे से है। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। नीमगांव थाना इलाके के गोहरपुर गांव के पास रोडवेज बस ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस हादसे की जाँच में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र नीमगांव में एक दुखद वाहन दुर्घटना हुई। बेजम चौकी क्षेत्र से खीरी की ओर जाने वाली एक रोडवेज बस के द्वारा 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी गई, जिसमें कुल 6 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज हेतु CSC बेजम व ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां एक 5 वर्षीय बालक की दुखद मृत्यु हुई है व शेष अन्य 5 घायलों का इलाज चल रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बस पुलिस के कब्जे में है और पूरी अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन में सड़क किनारे खड़ी बाइक पर अचानक हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया। तार गिरते ही बाइक धू धू कर जलने लगी और मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि धगुआ निवासी आशीष पटेल बाइक खड़ी कर पास में काम कर रहे थे। सूचना मिलते ही बिजली विभाग ने सप्लाई बंद की। वहीं स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। गाजीपुर के सुहवल थाना इलाके में 20 मार्च को हमीद सेतु पर गंगा नदी में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 2 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे में ट्रैक्टर चालक उपेंद्र यादव और साथी कृष्णा उर्फ टिल्लू यादव की मौत हुई है। घटना के समय वो बाइक सवार को बचाने के प्रयास कर रहे थे। शव मिलने के बाद पूरे गाँव में मातम छा गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।